हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा जेनेटिक्स में हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और मेंडल्स के लॉ के बारे में। चलिए देखते हैं अब इवोल्यूशन में क्या है, कैसे है। चलिए देखते हैं इवोल्यूशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा इवोल्यूशन क्या होता है और कैसे ये डेवलप करता है। इवोल्यूशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन जो आता है वो कैसे आता है और ये कैसे होता है, चलिए अब देखते हैं। इवोल्यूशन क्या है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है इन विच क्या होता है, एक सिंपलर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनटू ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। क्या होता है इसमें, एक सिंपलर ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट कर जाता है किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। यही क्या करता है, इवोल्यूशन लाता है। ये इवोल्यूशन होता क्यों है, ये कैसे होता है इवोल्यूशन, इससे समझने के लिए सबसे पहले मैं वेरिएशन, ये जो वेरिएशन है ये वेरिएशन होता क्या और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए होता क्या है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जन्म होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन जब होता है उसके थ्रू क्या होता है, उसके डीएनए का कॉपिंग होता है। उन्हें डीएनए कॉपी करके अपने पेरेंट्स से क्या होता है, अपने पेरेंट्स से चाइल्ड में दिया जाता है। तो इसी के द्वारा क्या होता है, वेरिएशन आता है अपने पेरेंट्स से किसमें, अपने पेरेंट्स से चाइल्ड में। चलिए देखते हैं, ये रहा आपका, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इससे क्या हुआ, डेवलप हुआ, इससे क्या डेवलप हुआ, उसका चाइल्ड डेवलप किया। ये क्या, कोई ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स से बी और ये चाइल्ड सी, ये पेरेंट्स से चाइल्ड डेवलप किया। ये जो डीएनए कॉपी, इसका ये डीएनए, ये जो डीएनए कॉपी करके इसमें डाला गया, इस कॉपिंग करते वक्त क्या होता है, इसमें कुछ एरर आ जाता है। क्या आ जाता है, कुछ समथिंग एरर आ जाता है, कुछ एरर आ जाता है। ये एरर आने के कारण इसमें क्या होता है, अपने फादर से क्या होता है, चाइल्ड में क्या होता है, कुछ वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। और यही वेरिएशन क्या लाता है, इवोल्यूशन लाता है। क्या लाता है, इवोल्यूशन लाता है। ये अब हम देखते हैं क्या है, रिप्रोडक्शन जो होता है दो टाइप से होता है। ये होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। अब ये सेक्सुअल में क्या होता है, हम जानते हैं क्या है, पेरेंट्स का 100% उसमें क्या होता है, क्लोन होता है, यानी कॉपिंग होता है, जो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होता है। क्यों होता है बिल्कुल समान, क्योंकि इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। एक मैटरनल और एक पैटर्नल, ये मदर और ये फादर, दोनों से आता है 50-50% क्रोमोसोम और नया चाइल्ड डेवलप होता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें इसकी अपेक्षा इसमें जो वेरिएशन ज़्यादा होता है, ये सेक्सुअल की अपेक्षा जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें वेरिएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है और इवोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा इवोल्यूशन कैसे होता है और इवोल्यूशन क्या है। अब हम कुछ बेसिक थ्योरीज पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। चलिए देखते हैं इवोल्यूशन के कुछ बेसिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेसिक थ्योरीज। बेसिक थ्योरीज सम क्या था इवोल्यूशन के बारे में, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ थ्योरीज दिए, बेसिक टर्म दिए इस इवोल्यूशन के बारे में। देखते हैं, फर्स्ट आए लेमार्किज्म। ये लेमार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया इवोल्यूशन से रिलेटेड, उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला क्या, ये जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी हमारे जितने भी ये अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी जीव एनिमल्स हैं, वो क्या होते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं अपने एक्वायर्ड कैरेक्टर का, और या यूज या डिसयूज। ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा, इन्होंने बताया क्या ये जो जिराफ है, ये जो लॉन्ग नेक, आज हम लोग जिराफ देख रहे हैं, ये जो जिराफ हम लंबे गर्दन वाले जिराफ देख रहे हैं, ये लंबे गर्दन नेक वाले जिराफ की उत्पत्ति जो हुआ है वह एक छोटे गर्दन वाले जिराफ से हुई, छोटे नेक वाले जिराफ से हुई। तो इन लोगों ने इनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है, लंबे गर्दन वाले जिराफ की उत्पत्ति छोटे नेक वाले जिराफ से कैसे हो सकती है। तो इन्होंने बताया कि जब जिराफ, हम जिस कैरेक्टर का यूज करते हैं वह क्या होता है, हम अपने संतति में धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांसफ़र करते जाते हैं। इन्होंने बताया कि जिराफ एक समय ऐसा आया होगा जब पृथ्वी पर की सारी घासें, यानी जब जिराफ की नेक छोटी होती थी, यानी उसकी गर्दन क्या होती, छोटी होती थी, तो क्या होता था, ग्राउंड यानी ग्रास, जितने भी ग्राउंड यानी अर्थ पे ग्रास थे, वो उसी ग्रास को क्या करता था, खाया करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया
कि उसका क्या हुआ, अर्थ पे से सारे ग्रास खत्म हो गए। तो खत्म हो गए तो उन्होंने इस ग्रास को खत्म होते देखते हुए क्या हुआ, अपने नेक को लंबा करना शुरू किया, यानी अपने उस कैरेक्टर को बढ़ाना शुरू किया। और उस लंबे छोटे से नेक से क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप करते करते इन्होंने एक लंबा नेक अपना बना लिया। और इस लंबे से नेक का क्या हुआ, अपने अब लंबे से नेक के खाते खाते क्या हुआ, लंबा नेक बना के क्या किया, ऊंचे ऊंचे प्लांट के पत्तों को खाना स्टार्ट कर दिया। और इस कैरेक्टर को उन्होंने अपनी संतति यानी अपने आने वाले जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांसफ़र करते गए। इस एक्वायर्ड जो इन्होंने इस इन्वायरमेंट में एक्वायर्ड किया था अपने नेक को इवोल्यूशन करके बड़ा करने का, उन्होंने क्या किया, अपने इस कैरेक्टर को क्या हुआ, अपने चाइल्ड में ट्रांसफ़र किया। यही इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहलाता है। जो कैरेक्टर उन्होंने इस इन्वायरमेंट में लिया, उस कैरेक्टर को क्या किया, इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अपने चाइल्ड में। इस कैरेक्टर को क्या कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। इन्होंने इस थ्योरी से रिलेटेड थ्योरी दिया। इन्होंने एक दूसरा और बताया, यूज और डिसयूज। ये क्या होता है, इन्होंने बताया कि ये जो स्नेक है, स्नेक क्या होता है, स्नेक को भी कभी पैर हुआ करते थे। क्या स्नेक को भी कभी पैर हुआ करते थे? हाँ, इन्होंने बताया कि स्नेक को भी क्या थे, पैर हुआ करते थे, लेकिन स्नेक उसका यूज सही से नहीं कर पाया। धीरे धीरे स्नेक क्या हुआ, उसका यूज करना छोड़ दिया, और यूज करना छोड़ दिया तो वह क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हो गया। वो क्या हुआ, लुप्त हो गया, उसमें स्नेक में पैर ही खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने बताया यूज या डिसयूज। आप जिसका यूज करेंगे वही आपका रहेगा, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन ये एक क्या था, कभी ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर से ग्रास खत्म हो जाए। ये थ्योरेटिकल बातें थी, लेकिन प्रूव ये नहीं कर पाए। इसे प्रूव करने के लिए इन्होंने इस थ्योरी को गलत, रॉन्ग साबित किया। वाइजमैन नामक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला, ये थ्योरी जो आप दे रहे हैं लैमार्किज्म साहब, ये गलत है। कैसे गलत है, तो प्रूव करके बताइए। यूज और डिसयूज ये तो गलत है। कैसे गलत है? इन्होंने क्या किया, एक रैट लिया। वाइजमैन नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक रैट लिया। और रैट, ये रैट है, ये कोई रैट है, उसमें क्या होता था, रैट में क्या होता है, टेल होता है। उन्होंने क्या किया, एक मेल और एक फीमेल रैट लिया, और एक मेल और एक फीमेल रैट लिया। इस दोनों के बीच जब मैटिंग करवाया, क्या हुआ, इस दोनों को पहले इन्होंने क्या किया, टेल को कट कर दिया, दोनों के टेल को कट कर दिया, और दोनों के बीच क्या हुआ, मैटिंग करवाया। जो संतति उत्पत्ति हुई, जो चाइल्ड बना, उसमें भी क्या था, टेल था। फिर इन्होंने इसका कट कर दिया और फिर इसे मैटिंग करवाया। धीरे धीरे इन्होंने 21 जनरेशन तक, 21 जनरेशन तक ऐसा कराया। क्या हुआ, उसके टेल को कट करके मैटिंग कराते गए। तो लैमार्किज्म साहब क्या बोले थे, जिस चीज़ का हम यूज करना छोड़ देते हैं वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो हमने यहाँ तो टेल को 21 बार काट के 21 जनरेशन तक उसका गया, तो इसका तो क्या हुआ, टेल का कोई यूज ही नहीं रहा। इसमें 21 जनरेशन तक हमने कट कर दिया। तो ऐसा तो होना चाहिए क्या, ये जिसका टेल है वो क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। टेल क्या हुआ, 21वें जनरेशन में भी क्या था, टेल उत्पन्न होता था। तो इन्होंने क्या बोला कि इससे क्या होता है, लैमार्किज्म साहब का ये थ्योरी क्या गलत है। लेकिन इस पे भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं, आप 21 जनरेशन तक ही किए। लेकिन ये जो एवोल्यूशन हुआ वो मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ऐसा एवोल्यूशन हुआ। इसलिए इनका भी क्या हुआ, बुक में दिया गया है, लेकिन इनका भी सही नहीं था। दूसरे आए और सबसे अच्छे थे, जिन्होंने थ्योरी दिया वो थे डार्विन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने नेचुरल सेलेक्शन से रिलेटेड क्या हुआ, थ्योरी दिया। उन्होंने बताया, डार्विन ने बताया क्या ये जो जीव हैं वो क्या होते हैं, रैपिडली रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी मतलब बहुत तेज़ी से क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ये जो इन्वायरमेंट में जीव हैं वो अपने संतति को, अपने ऑर्गेनिज्म को, अपने कास्ट को कायम रखने के लिए क्या होता है, रैपिडली रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं। और उसमें क्या होता है, और ये जीव जितने भी हैं, जैसे मानव या ह्यूमंस की भी बात करें, क्या होता है, रैपिडली रिप्रोडक्शन करता है। और ये, लेकिन हमारे रिसोर्स क्या है, बहुत ही सीमित हैं। आप देख लीजिए, ह्यूमंस बीइंग है, लेकिन हमारे प्लांट्स यानी अर्थ, यानी हम ले लें अभी ये जो सॉइल है, ये सब क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। इसी लिमिटेड चीज़ में हमको क्या है, अपने आप को क्या सर्वाइव रखना, लिमिटेड जनरेशन में। लेकिन जनसंख्या तो क्या बढ़ रही है, इसी जनसंख्या को बढ़ रही है, और सोर्स क्या लिमिटेड है। तो क्या हम
इस मानव प्रजाति स्पेसीज में क्या होगा, कंपटीशन होगा, एक दूसरे को जीवित रहने के लिए कंपटीशन होगा। अभी देख लीजिए, अभी एग्जाम होता है नीट वगैरह, जेईई मेंस, एडवांस, तो क्या 15 लाख क्या होता है, फॉर्म सिर्फ आता है। ये क्या है, कंपटीशन है। इसलिए मानव में क्या है, कंपटीशन है अपने क्या जगह को, पोजीशन को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से। जो इस कंपटीशन में कैपेबल अपने आप को बनाता है वही क्या होता है, आगे सक्सेस करता है। इनका यही थ्योरेटिकल था, नेचुरल सिलेक्शन। क्या प्रकृति उसी को सेलेक्ट करेगी जो अपने आप को क्या होगा, उसके कैपेबल बनाएगा। क्या होगा, प्रकृति उसी को चुनेगी। जैसे इस इन्वायरमेंट में अभी जैसे कोरोना जैसे पैंडेमिक फैला हुआ, इसमें क्या हुआ, अपने आप को जो इम्यून सिस्टम जिसका बूस्ट करेगा वही क्या होगा, वही जिंदा रहेगा, वही उससे प्रकृति क्या होगा, चुन लेगी। और जो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है वो क्या होगा, मर जाएगा। तो प्रकृति किसे चुना, जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था, और जो अपने इस मजबूत इम्यून सिस्टम को क्या हुआ, अपने संतति में ट्रांसफर करेगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन में उसका जो आने वाला पीढ़ी होगा वो भी क्या होगा, बूस्ट इम्यून सिस्टम वाला होगा। और जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है वो आने वाली संतति में क्या होगा, कमजोर इम्यून सिस्टम ही ट्रांसफर करेगा, जिससे उसका क्या होगा, पर उसका क्या होगा, विलुप्त होते चला जाएगा। इस तरह से उन्होंने बताया कि डार्विनिज्म ने बताया नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति उसी को चुनेगी जो इसका क्या होगा, कैपेबल होगा, जो इस धरती पर रहने लायक होगा, उसी को प्रकृति क्या होती है, चुनती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा, इवोल्यूशन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस तरह से प्रकृति थ्योरीज दिए। अब हम बात करते हैं, अब इसके बाद करते हैं हम स्पेसिएशन, जो क्या होता है। अब हम उस पर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिएशन। ये स्पेसिएशन क्या होता है, स्पेसिएशन होता है क्या, स्पेसिएशन शब्द से ही पता चलता है क्या, स्पेसिएशन इसे दो शब्द से बना हुआ है, क्या, स्पेसीज प्लस सिएशन, मतलब स्पेसी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम अ ओल्डर स्पेसीज, मतलब पुराने स्पेसीज से नए स्पेसीज का बनना ही क्या कहलाता है, स्पेसिएशन कहलाता है। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम अ ओल्डर स्पेसीज, पुराने स्पेसीज से नए स्पेसीज का बनना ही क्या कहलाता है, स्पेसिएशन कहलाता है। ये स्पेसिएशन होता कैसे, कैसे बनता है न्यू स्पेसीज, इसके बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ज्योग्राफिकल स्पेसिएशन। क्या होता है ज्योग्राफिकल स्पेसिएशन, ये जियोग्राफिकल एक्सपिएशन क्या होता है, स्पेसिएशन क्या होता है। देखिए, इसे समझने के लिए हम देखते हैं क्या, ये कोई एक ले लेते हैं, ये कोई एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है, इससे क्या होता है, फॉरेस्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, बीटल्स। आपके टेक्स्ट बुक में बीटल्स का एग्जाम्पल दिया है, इसलिए हम बीटल्स ही लेते हैं। बहुत सारा बीटल्स रहता है, हम कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारा बीटल्स है, बहुत सारे बीटल्स रहते हैं। आपस में ये क्या होता है, इंटरब्रीडिंग करते हैं, आपस में मैटिंग करते हैं, नई संतति का उत्पन्न करते हैं। और ये क्या, प्लांट्स है, बहुत सारे फॉरेस्ट है, प्लांट्स हैं। लेकिन होता क्या, रेंडमली अचानक क्या हुआ, इसके ऊपर से एक नदी बहती है, इस जंगल के साइड से क्या एक रिवर बह रही, लेकिन हुआ क्या, अचानक रेंडमली क्या हुआ, रिवर का क्या हुआ, मुड़ गया दिशा, और ये क्या हुआ, पीच फॉरेस्ट से होकर गुजरना चालू कर दिया, फॉरेस्ट से, इससे होकर क्या हुआ, रिवर गुजरना चालू हो गया। अब ऐसा नौबत आ गया कि इधर का बीटल्स इधर नहीं जा पाया और इधर का बीटल्स इधर नहीं जा पाया, और क्या हुआ, इधर का क्लाइमेट भी क्या हुआ, चेंजेस होना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, इधर का बीटल्स इधर नहीं गया और इधर का बीटल्स इधर भी नहीं आया। कुछ समय, कुछ जनरेशन के बाद, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ऐसा समय आएगा कि इधर का बीटल्स जो होगा उसमें इतना चेंजेज आ जाएगा, इस जोग्राफिकल इन्वायरमेंट में चेंजिंग के कारण इतना चेंजेज आ जाएगा कि इधर के बीटल्स के साथ इसका कभी मैटिंग होगा ही नहीं। तो क्या होगा, इसके द्वारा मैटिंग करके न्यू संतति उत्पन्न नहीं कर सकता। इतना इसमें दोनों में क्या हो, डिफरेंट क्रोमोसोम में डिफरेंस आ गया, दोनों में इतना डिफरेंट आ गया कि न्यू संतति का उत्पन्न कर ही नहीं सकता। तो क्या हुआ, दो तरह का बीटल्स स्पेसीज का बनना स्टार्ट हो गया। इस तरह के जनरेशन को हम क्या हुआ, इसके थोड़ा ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण हुआ ऐसा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल स्पेसिएशन बोलते हैं। सेकेंड आता है नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन कैसे स्पेसिएशन में रोल अपना अदा करता है, इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ज्योग्राफिकल स्पेसिएशन में होता क्या है, नेचुरल सिलेक्शन में बीटल्स दो तरह का होता है कलर में, एक होता है रेड, ये बीटल्स है, दूसरा होता है
ग्रीन, देखिए चलिए ये क्या होते हैं, लीफ को खाते हैं, लीफ को खाते हैं किसी भी प्लांट, ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसमें क्या दो तरह की बीटल्स बैठे हुए हैं, कुछ क्या रेड है, कुछ ग्रीन है। अब जो प्लांट का लीफ कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ये जो है क्रॉस हम ये बर्ड्स को बीटल्स बीटल्स जो है उसको क्या होता है, बर्ड खा जाता है। तो ये ग्रीन कलर का जो बीटल्स है उसे क्या होता है, उसे लीफ में छिपने में आसानी होती है क्योंकि उसका कलर क्या है, ग्रीन है। लेकिन ये रेड कलर का जो बीटल्स है वो दूर से ही दिखाई दे देता है कि वह क्या बीटल्स है जो ग्रीन लीफ पे क्या बैठा हुआ है, तो आसानी से उसे क्या होता है, बर्ड खा जाता है। तो ये क्या नेचुरल सेलेक्शन है, प्राकृतिक ने क्या किया, इस ग्रीन कलर वाले बीटल्स को क्या हुआ, सेलेक्ट किया और रेड कलर वाले बीटल्स को सेलेक्ट नहीं किया। इस तरह से क्या हुआ, ग्रीन कलर वाले बीटल्स की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हुआ, बढ़ता गया और ये रेड कलर वाले बीटल्स की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हुआ, घटता गया। इस तरह के सिलेक्शन को क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने जिसे सेलेक्ट किया उसे क्या हुआ, उसकी संख्या बढ़ेगी, जिसे प्रकृति ने सेलेक्ट नहीं किया उसकी संख्या क्या हुआ, घटेगी। इस तरह के सिलेक्शन को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब आता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल सिलेक्शन में होता क्या है, ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, एक्सीडेंटल एस्पिरेशन में किसी के साथ ऐसा घटना हो सकता है, जैसे इसी तरह फॉरेस्ट में क्या हो, दो तीन तरह के क्या बीटल्स रहते हैं, ग्रीन रेड। अब कुछ ऐसा समय आया कि जंगल में आग लग गई, जंगल में क्या हुआ, आग लग गई, जिसके कारण क्या हुआ, ये रेड वाले बीटल्स क्या हुआ, और मतलब रेड वाले बीटल्स की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद, रेड वाले बीटल्स की संख्या ज़्यादा है इस फॉरेस्ट में, उसके बावजूद क्या हुआ, ज़्यादा रेड वाले बीटल्स ही मरे। क्यों मरे, क्योंकि जंगल में आग लगी और ये मर गए अचानक, एक्सीडेंटली कोई भी मर सकता था लेकिन रेड बीटल्स ज़्यादा मरा, रेड बीटल्स ज़्यादा मरा और ये ग्रीन बीटल्स हम जिसे बोल रहे हैं ये बीटल्स कम मारा, और इसके बीच इंटरब्रीडिंग बहुत तेज़ी से उस बीच होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे इस रेड बीटल की संख्या क्या हुआ, जंगल में कमने लगी और ये विलुप्त स्थिति पे आ गया। तो ये किसके थ्रू हुआ, एक्सीडेंटल एस्पिरेशन के थ्रू हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल एस्पिरेशन। तीसरा है आर्टिफिशियल एस्पिरेशन, सॉरी चौथा आर्टिफिशियल एस्पिरेशन। ये आर्टिफिशियल एस्पिरेशन होता कैसे है, आज हम लोग घर में आराम से बैठ के कॉलीफ्लावर, ब्रोकली ये सब का मज़ा लेते हैं, ये सब किसके, आर्टिफिशियल एस्पिरेशन का ही कमाल है। क्या हुआ, आर्टिफिशियल कैबेज, ये सब क्या आर्टिफिशियल का कमाल। हम पहले फॉरेस्ट में क्या होता था, ग्रीन कैबेज सिर्फ मिलता था, उस कैबेज से ह्यूमन ने क्या किया, बहुत दिन पहले की बात है, ह्यूमन ने क्या किया, इस कैबेज से क्या हुआ, इंटरब्रीडिंग हाइब्रिड बना के क्या हुआ, आज तरह तरह के कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, रेड कैबेज, ये सब का मज़ा हम लोग लेते हैं। ये सब क्या, आर्टिफिशियल एस्पिरेशन का, आर्टिफिशियली किसी स्पेसीज का हम लोगों ने क्या किया, जनरेशन किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एस्पिरेशन कहते हैं और मज़ा लेते हैं। चलिए अब हम लोगों ने देखा एस्पिरेशन क्या है, एस्पिरेशन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। एस्पिरेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम एल्डर स्पेसीज इज कॉल्ड एस्पिरेशन, यानी पुराने स्पेसीज से नए स्पेसीज का बनना ही एस्पिरेशन कहलाता है। ज्योग्राफिकल एस्पिरेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ज्योग्राफी के कारण क्या होता है, स्पेसीज, दो स्पेसीज में क्या होता है, चेंजेज ऐसा आता है, वे आपस में क्या होता है, इंटरब्रीडिंग भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे स्पेसिएशन को क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल एस्पिरेशन होते हैं। दूसरा है नेचुरल सेलेक्शन, प्राकृतिक ने जिसे सेलेक्ट किया हुआ क्या हुआ, नेचुरल सेलेक्शन में क्या हुआ, वो अपने आप संतति को बढ़ाया गया, और जिसको प्राकृतिक ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ क्या हुआ, विलुप्त होते चला गया। तीसरा है एक्सीडेंटल, यानी रैंडमली कभी भी जंगल में, फॉरेस्ट में कभी भी आग लग जाने या किसी भी घटना, प्राकृतिक घटना के कारण क्या हुआ, किसी भी खास एक जीव का क्या हुआ, उसके खास एक जीव के एक वेरिएशन में क्या हुआ, असर पड़ता है और दूसरा का नहीं पड़ता, जिससे क्या होता है, एक जीव, एक स्पेसीज, एक ही स्पेसीज के क्या हुआ, कुछ वर्ग का क्या हुआ, विकास हो गया और कुछ वर्ग का नहीं हो पाया, उसका क्या विलुप्त हो गया, ऐसे को एक्सीडेंटल एस्पिरेशन बोलते हैं। चौथा है आर्टिफिशियली, मानव के द्वारा निर्मित, यानी मानव के द्वारा हाइब्रिड्स क्रॉस करा के नए नए स्पेसीज का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल एस्पिरेशन कहलाता है। चलिए अब हम लोगों ने एस्पेसिएशन देखा, अब हम इसके बाद होमोलोगस, एनालॉगस इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसके एग्जाम्पल से क्या होता है होमोलोगस ऑर्गन। These organs functioning dissimilar, origin similar, मतलब ऐसा ऑर्गन
जो क्या हो, फंक्शनली क्या हो, डिसिमिलर हो, जिसका क्या फंक्शन अलग अलग हो लेकिन ओरिजिन क्या हो, सेम हो, सिमिलर हो, ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन्स हैंड एंड बर्ड्स विंग्स। ह्यूमन का जो हाथ है और बर्ड्स का जो विंग्स होता है, पंख होता है, वह क्या होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। ये सब की जो है, ये सब का जो ओरिजिन है वो सिमिलर होता है लेकिन फंक्शनली क्या हो, डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन हैंड का हाथ है किसी चीज़ को उठाना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या ह्यूमन हैंड्स का। लेकिन बर्ड्स का विंग्स जो है उसके मदद से बर्ड्स क्या होता है, फ्लाई करता है, उड़ता है। इसलिए क्या फंक्शनली क्या अलग अलग दोनों का फंक्शन है लेकिन क्या ये सब जो है, ये सब क्या ओरिजिन सिमिलर होता है। अब एनालॉगस ऑर्गन की बात करते हैं, क्या होता है ये एनालॉगस ऑर्गन। ये जो होता है ओरिजिनल क्या होता है, डिसिमिलर। ओरिजिनल क्या होता है, डिसिमिलर होता है। क्या होता है, डिसिमिलर होता है। और फंक्शनली सिमिलर होता है। क्या होता है, इसका ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, डिसिमिलर होता है, यानी उसकी उत्पत्ति जो होती है वो अलग अलग एंसेस्टर्स यानी अलग अलग ऑर्गन से होती है लेकिन फंक्शन का क्या सेम है। जैसे बर्ड्स का विंग्स और बैट्स का विंग्स, ये सब क्या विंग्स, बर्ड्स यानी चिड़िया का जो पंख होता है उसके मदद से क्या होता है, वो फ्लाई करता है। लेकिन चमगादड़ जो होता है वो भी अपने मदद पंख से क्या होता है, फ्लाई ही करता है। लेकिन दोनों का क्या ओरिजिन जो है वो अलग अलग ऑर्गन से होती है। अब हम बात करते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है, देखिए फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फॉसिल्स क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जो ऑर्गेनिज्म है जब वह मर जाता है आफ्टर द डेथ, क्या होता है उसका सारा पार्ट जो होता है, बॉडी जो होता है वह डिकम्पोज नहीं होता है। यानी वह क्या होता है बहुत दिनों तक वह क्या होता है मिट्टी में रहता है और क्या होता है उसका सारा पार्ट जो शरीर का होता है डिकम्पोज नहीं होता है। कुछ हद तक 99% तक पार्ट क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डिकम्पोज नहीं होता है। उस पार्ट की मदद से हम उस जीव की उत्पत्ति एवं संरचना के बारे में अध्ययन स्टडी करते हैं। इससे ही क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं डायनासोर के बारे में। डायनासोर हम बोलते हैं मिलियंस ऑफ ईयर पहले डायनासोर अर्थ पृथ्वी पर था और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बताते हैं कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, ऐसा होगा, वह ऐसा था। लेकिन हमने नहीं देखा डायनासोर को। मिलियंस ऑफ ईयर पहले लोगों ने ऐसा कल्पना किया कि ऐसा होगा, किसके आधार पे, इस फॉसिल्स के आधार पे। यानी उसका कुछ ऐसा कंपोनेंट्स मिला, कुछ ऐसा इसका कंपोनेंट मिला जिससे हम अध्ययन या स्टडी करते हैं और बताते हैं कि अब ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा होगा और क्या होगा, ऐसा था। इससे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। अब एक और टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इवोल्यूशन बाय स्टेज। ये क्या होता है, इवोल्यूशन देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, स्टेज बाय स्टेज होता है। स्टेज बाय स्टेज का माने का मतलब है ये प्लेन एरिया, एग्जाम्पल लीजिए प्लेन एरिया क्या होता है, फ्लैट वार्म होता है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का जो आइज होता है क्या हो, आय, उसका जो इसका ऐसे रचना होता है, प्लेन एरिया का ऐसे होता है। ये जो आई होता है, इसका आई जो होता है वो सिर्फ लाइट के सेंस के आधार पर होता है। मतलब वो सिर्फ लाइट को सेंस करता है, उसे ये पता नहीं होता है कि ये रंगीन दुनिया कैसा है, नहीं, उसे कुछ पता नहीं, सिर्फ वो लाइट सेंस करता है, हाँ इधर लाइट है इधर नहीं है, ये उसे पता ही नहीं है कि दुनिया कैसा है। तो ऐसे साइंटिस्टों ने माना कि ये जो प्लेन एरिया होता है, इसका ये आई जो है, इसे रुडिमेंट्री आई भी बोलते हैं, इसका जो डेवलपमेंट जो हमारी आँखों का हुआ उसी तरह से हुआ, पहले होगा इसी तरह से, जैसे प्लेन एरिया का आई जो है इसी तरह से ह्यूमन या और से जितने भी ऑर्गेनिज्म में सभी का ऐसा ही होगा। धीरे धीरे इसमें क्रमिक रूप से विकास होते गया और वो क्या हुआ, इवोल्यूशन। और ये एक डेवलप आज हम लोग का जो पास आय है वह पहले रुडिमेंट्री आई से ही डेवलप हुआ होगा। इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन बाय स्टेज। एक लास्ट टॉपिक दिया हुआ एनसीईआरटी में, इवोल्यूशन शुड नॉट बी ऑलवेज प्रोग्रेसिव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इवोल्यूशन शुड नॉट बी ऑलवेज प्रोग्रेसिव। इवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं होता है। क्यों और कैसे, देखिए हम मानते हैं इवोल्यूशन विकास हो रहा है वह अच्छा है, लेकिन हमेशा इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव नहीं होता। क्योंकि देखिए अभी हम लोग थर्मल कंडीशन यानी 98, 94, 84 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ह्यूमन सबसे मानव जो है वह प्रकृति का सबसे सर्वोत्तम संरचना ऐसा माना जाता है। लेकिन हम जो है 84 या
37 डिग्री सेल्सियस पे हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स, एक छोटा सा बैक्टीरिया एकदम सिंपलर फॉर्म होता है, वह सर्वाइव कर लेता है। इसका मतलब ये है क्या, जो इवोल्यूशन जो हुआ वह हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं है। हम लोग क्या हुआ, एक छोटे से फॉर्म, सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गए, लेकिन क्या हुआ, हम सर्वाइव के योग्य नहीं है। लेकिन एक छोटा सा बैक्टीरिया सिंपलर है, वह क्या सर्वाइव कर जाता है। इसका मतलब है क्या हुआ, वह ये जो इवोल्यूशन है हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं होता। एक लास्ट टॉपिक और दिया होता है एनसीईआरटी में, जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में इवोल्यूशन कैसे हुआ ये भी दिया हुआ है। देखिए ह्यूमन में इवोल्यूशन जो होता है, ह्यूमन में जो इवोल्यूशन होता है वो क्या है, मंकी या चिंपैंजी से हुआ। हमारे जो एंसेस्टर हैं होमो सेपियंस, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मानव का विकास होते गया। इस मानव ऑर्गेनिज्म, मानव का विकास जो हुआ दो तरीके से, एक चिंपांजी, दूसरा ह्यूमन। इस एंसेस्टर से होमो सेपियंस जो ह्यूमन बना, वो क्या हो, कर्मिक रूप से विकास होते गया और एडवांस होते गया। और आगे भी ऐसा लगता है साइंटिस्टों को कि इस मानव से भी कुछ बेहतर मानव का विकास हम लोग से भी होगा। इस तरह से मानव का विकास भी हुआ। इस तरह से हम लोगों ने इवोल्यूशन पढ़े। अब इवोल्यूशन से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट बॉक्स में करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।